अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया दुबई एयर शो में पेश आया, जहां पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने एयर शो के दौरान जब तेजा को हवा में उड़ाया तो वो सिर्फ तेजा ही नहीं उड़ाया बल्कि 63,000 करोड़ भी हवा में ही खत्म हो गया। और जो पायलट है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी सरवाइव नहीं कर सका। साथ ही साथ आप ये देखें कि भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस का एक नया मुआहिदा किया है, जिसके तहत 9 करोड़ 30 लाख डॉलर का असलहा भारत अमेरिका से लेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि एंटी टैंक मिसाइल्स भी भारत अमेरिका से खरीदेगा। एक जानिब इतनी बड़ी डिफेंस डील्स भारत अमेरिका के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो भारतीय फजाइया के तैयारे हैं वो हवा में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करनी है तफसील से। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब, साथ ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं आसिम सलमान साहब आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताएं, कितनी शर्म की बात है भारत के लिए कि दुबई एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी और भारत कोलैप्स कर गया। ये एक कोई मामूली सी बात नहीं है। ये एक एविएशन के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए और उनकी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और ये क्यों वाक़या पेश आया या किस तरह हुआ, तो ये इसकी तो जब कोई फ़ज़ाई हादसा होता है तो उसकी दो वजूहत होती हैं। एक या तो पायलट की गलती होगी या कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इसके एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि उनके चीफ जो हैं हमेशा से कहते रहे कि जी मेरी जो HAL है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इतनी क्वालिटी के मयार का काम नहीं करते ताकि, और हमें चीज़ें वक्त पे नहीं मिलती और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरा ये कि ये त्यारा जब 2 दिन पहले भी इसके अंदर कोई तकनीकी प्रॉब्लम निकला, प्रॉब्लम लीकेज वगैरह थी, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। मेरे ख्याल में बहुत कम चांसेस हैं कि पायलट की इसमें गलती हो, बिकॉज नॉर्मली जब आप एयर शोज़ के लिए कोई पायलट चुनते हैं तो वो बड़े मजे हुए पायलट होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से और महारत से अपने जहाज़ को उड़ा सकते हैं। अब मसला ये है कि जी इसके अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ होगी वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, और अगर पायलट का गलती है तो वो तो इंक्वायरी से ही पता चलेगी। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इस वक्त ये नहीं डिटर्मिन करना चाहिए कि वो पायलट की गलती थी या टेक्निकल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स पहले से ही नाखुश है, और चूंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर वो नाखुश हैं, तो उसके अंदर आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे? ठीक है आसिम सलमान साहब, भारत क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट। वो खुश है, वो नहीं है, वो जश्न मना रहा है, वो अफसोस मना रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने पूरी दुनिया की बेहतरीन, अगर फजाइया, पाक फजाइया की मैं बात करूं, आपने उस पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और जब आप ये वीडियो देखते हैं कि जिसके अंदर तेजा नोज डाइव करते हुए, क्रैश करते हुए देखा जा रहा है, तो बात तो ये सच साबित होती है, अनिल चौहान जो कि इंडिया के CDS हैं, कि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म ज्यादा कसूरवार है। यहाँ पर टेक्निकल इशू ज्यादा दिखाई देता है, बजाय इसके कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए या भारत अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए कहे कि ये हमारे पायलट की गलती थी। आप क्या कहते हैं? जी पहले तो जी मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि हर क्रैश जिसके अंदर पायलट मर जाता है, फिर पीछे जो स्टोरी बनाने वाले जो हैं वो सारे उसको मैनिपुलेट करते हैं और अपने हिसाब से स्टोरी को सीधा करते हैं। और इसके अंदर जो है बेचारा पायलट जो है वो जान से भी जाता है और उसकी जो है साख्त को भी नुकसान पहुंचाते हैं लोग। तो बीइंग अ पायलट आई हैव सिंपैथी एंड लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट। और हमारी कोई उनके साथ, इंडिया के साथ कोई जंग नहीं हो रही थी, वो वहाँ पे एयर शो में परफॉर्म कर रहे थे, तो उनकी जान का नुकसान हुआ और हमें अफसोस करना चाहिए कि एक जानी नुकसान हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मोदी पाक भारत जंग के बाद से अब तक मैं देख रहा हूं दबाव का शिकार थे और हैं। क्या आपको लगता है ये सियासी दबाव के बायस
ये जो तेजस तैयारे को शो पीस के तौर पर यहाँ खड़ा किया गया और खामियां छुपाई गई, नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। असल वजह बता दें। और जो JF थंडर तैयारे हमारे वहां पर करतब दिखाते रहे, उड़ते रहे, अब तो लोग उनको बाय करेंगे, इसको कौन करेगा? दो बातें हैं काइंडली एयर मार्शल साहब। जी, पहले तो मैं आपका जवाब दूंगा जी JF-17 के हवाले से। JF-17 एक जो है ना वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2 वॉर प्रूवन मशीन है। और फिर मेन चीज़ ये है कि जो अभी मई की जंग हुई उसमें उसने बड़ा कारनामा दिखाया और उन्होंने S-400 उनके जो थे रेडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम जो थे, ये डिफेंस सिस्टम जो था उनका, उसको नाकारा बना दिया। अब आप देखें कि ये एक चैम्पियन जहाज़ है जिसने परफॉर्म किया है। तेजास ने कोई परफॉर्म नहीं किया। तेजा तो अभी स्टिल अपनी इन्फेंसी की स्टेज में है और अभी वो उस लेवल पे ही नहीं आया कि वो JF-17 का मुकाबला कर सके। और फिर दूसरी बात यह है कि JF-17 के प्रेशर में आके मेरे ख्याल में अगर उनके जहाज़ में कोई थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम थी भी तो उन्होंने उड़ा दिया कि जी ये ना हो कि लोग बोलें कि जी JF-17 उड़ गया, JF-17 ने अच्छे करतब कर दिए और तेजाज रह गया। बाकी जाएगी जी भारत की हमारे पे एसेंडेंसी, तो भारत के पास तो अभी कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके बेस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम्स हैं वो हमारे आगे जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। और आप देखें कि जो हमने मई की जंग जीती उसमें हमारी एयरफोर्स ने उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया और जिसकी वजह से इंडियन अंडर प्रेशर आ गए और 1 घंटे की जंग में उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। पता कलामी की माजरत, मगर भारत ये गलती दोबारा करने में दिलचस्पी जरूर रखता है और पाकिस्तान उसका जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। आपने बताया कि वॉर प्रूवन है पाकिस्तान के तैयारे, वो J-10C हो या थंडर हो। मुझे बताएं वॉर प्रूवन जो टर्म है इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? जी, वॉर प्रूवन का मतलब यह है कि आपने जंग लड़ी और जंग जीती और अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अब आप देखें J-10 ने इनके जो थे सारे तैयारे जो साथ के साथ इनके जो जहाज़ गिरे वो J-10C ने अपने PL-15 मिसाइल से मारे। तो आप ये अब कह सकते हैं कि आपका एक तैयारा जो जिसने एक जंग लड़ी और फिर वॉर प्रूवन के साथ एक आप अपने से बेहतर टेक्नोलॉजी जो कि समझी जाती है दुनिया में, मैं तो कहूँगा इस वक्त J-10 बहुत टेक्निकली बड़ा साउंड जहाज़ है। लेकिन ये अगर आप देखें कि जब आप मुकाबला करते हैं एप्पल टू एप्पल तो आप राफेल किसी से कम नहीं है। राफेल की बड़ी कैपेबिलिटी है जहाज़ की और ये तो इंडिया की बदकिस्मती है कि वो परफॉर्म नहीं कर सका या वो परफॉर्म करवा नहीं सके। लेकिन इसकी भी वजूहत हैं। वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन इस्तेमाल किए जो कि इंडिया ने नहीं किए, ना इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी थी। आसिम साहब, आप इंतहाई रेलेवेंट हैं और मैं चाहती हूँ मैं आपसे यही सवाल पूछूं। जो अमेरिका और भारत के दरमियान डिफेंस डील हो रही है उसमें एक खबर रसां इदारे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लिया जा रहा है एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भारत की जानिब से और इसके साथ साथ एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी हथियार। तो ये क्या है, इनकी नौयत क्या है और ये क्या इस्तात रखते हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए जी, मेरी कोई इतना तजर्बा तो नहीं है ये मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर जो आर्मी इस्तेमाल करती है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वाली जो डील्स हुई हैं ये ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर थी जो कि अभी जो है वो फाइनलाइज हुई हैं। तो ये एक कोई नई चीज़ नहीं है और इस वी शुड नॉट लुक टू मच बिटवीन द लाइन्स। यस, ये जो है एक चीज़ जो हमें गौर से देखनी चाहिए इसमें वो ये है कि इंडिया का रिवाइवल हो गया है मिलिट्री इक्विपमेंट की लाइन्स के ऊपर अमेरिका के साथ। बट अमेरिकन्स हैव ऑलवेज बीन गिविंग इंडिया द इक्विपमेंट। आप देखें आज एक्सेप्ट फॉर फाइटर्स अमेरिका का हर बेस्ट इक्विपमेंट जो है वो इंडिया ऑपरेट करता है। बेस्ट C-130 उनके पास है, बेस्ट स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी C-5 उनके पास हैं। आप उनको देखें बेस्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं अमेरिकन जो हैं वो अटैक हेलीकॉप्टर्स अपाची वो उनके पास हैं। आप उनके ब्लैक हॉक देख लें जो सपोर्ट कॉम्बैट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो उनके पास हैं। प्रेडेटर्स जो इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छे ड्रोन्स में शुमार होता है वो उनके पास है।
तो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड द बेस्ट ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट, तो इससे तो हमें घबराना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने घबराना भी क्यों है कि जब भारत के पास बेहतरीन असलहे का प्रोवाइडर है और बेहतरीन असलहा भारत के अपने पास मौजूद है, मगर वो सब अपने पास रखने का क्या फायदा कि जब वो जरूरत के वक्त इस्तेमाल ना हो सके। बल्कि भारत को तो चाहिए इनको शो केस में लगा कर रखे और प्रेजेंटेशन दे के भाई हमारे पास ये सारे जंगी चीजें मौजूद हैं जो जंग में इस्तेमाल हो सकती हैं और ये किसी काम की मौजूद नहीं है, किसी कोई इनका फायदा नहीं है, ये दुश्मन के खिलाफ भी कोई महारत नहीं रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिम सलमान साहब। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी देखें कि भारत अभी एक नई डील कर रहा है, मगर दुबई एयर शो में क्या फ्लॉप मुजाहरा भारत की जानिब से किया गया, तो एक और तैयारा गिर गया। हम ये कहेंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते थे 8 तैयारे, तो अब हम चलो उसको 9 तैयारे कर देते हैं। तो ऐसे मुल्क को ये जेब देता है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को कोई धमकी दे। देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, आज का जो हादसा हुआ है, तैयारा गिरा है भारत का, वो एक ऑपरेशनल नाकामी है। मैं समझता हूं भारत के फाइटर प्रोग्राम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। असल बात तेजस प्रोग्राम पर खुद जो भारत के अंदर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, पहले ही इस एयर शो से पहले भी शदीद दबाव का शिकार था। अच्छा, इस हादसे से भारत का अरबों डॉलर का बरामदाती एजेंडा जो है वो मुतासर हुआ है और अब भारत और इसका मीडिया इस वाक़े को छुपाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप ये गौर करें मुनीज़े कि विक्रम सिंह इसको चला रहा था, अब तो पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है ना। अब इल्जाम ये सिख बरादरी पर लगाकर भारतीय मीडिया एक नया शोशा छोड़ेगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा, आइंदा चंद दिनों में ये बात होने वाली है मुनीज़े। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपने देखा कि भारत ने अपना बेहतरीन INS विक्रांत भी बहीरा अरब में रख दिया था कि चलो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम दें, और ये भी उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान की बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो उन्होंने अपना INS विक्रांत भी वापस मोड़ लिया। तो दूसरी जानिब आप देखें कि ये डील्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपने भी कहा ये सिख कम्युनिटी को भी तंग करेंगे इस हवाले से। तो ये सारा रवैया, ये जंगी रवैया बनाकर नरेंद्र मोदी क्या अचीव करना चाहते हैं? ओ भाईजान, आपकी पूरी दुनिया के जो है लोग वो इस एयर शो में जिस तरह आपका JF-17 17 थंडर तैयार है ने जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारी चीज़ों पर MOU साइन हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक छुपा रही है क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। जब तक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं करते तब तक मेरे पास इस वक्त ज़ाती इंफॉर्मेशन है 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आपके तैयारी में खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है और इब्तदाई तौर पर सिग्नेचर भी हो गए हैं। मुनीज़े मोइन साहबा, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जरा वो वाले मंजर को भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें जहां पाकिस्तान के जो तैयारे हैं उनको देखते हुए इंडियन फोर्सेस के जवान हमें काफी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, और जैसे कि भारत बहुत ही परेशान, बहुत ही शर्मिंदा अब दिखाई देगा, क्योंकि वो जो इंडियन पायलट्स हैं वो जो पाकिस्तानी पायलट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आ रही है, अब तो वो भी बेमौत ही मारे जाएंगे, उनके लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। देखिए मुनीज़े, एक बड़े टॉप स्टार के साथ, एक बड़े जेट फाइटर पायलट के साथ जिस तरह खड़े होकर एक छोटे से बोनो को तस्वीरें तुरवानी चाहिए थी, उनको वैसे ही तुरवानी चाहिए। जब लेडी डियाना पाकिस्तान आई थी तो बहुत से अफराद ने भाग भाग के उसके साथ तस्वीरें उतारी थी कि चार्ल्स की बीवी आ गई है, चार्ल्स की बीवी आ गई है, लेडी डियाना आ गई है। और भाई हमारे पायलट इस वक्त लेडी डियाना से ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के शहर में मुब्तला दिखाई दिए हैं भारतीय जवान, और ये मंजर जो दुबई एयर शो है वहां गया। साथ ही साथ अफसोस वाली जो बात है वो ये कि ना पायलट ने सरवाइव किया है और उनका तैयारा भी तबाह हो गया है। भारत अल्टीमेटली इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मसार दिखाई दे रहा है। तफसीली तौर पर इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना बहुत जरूरी है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और जैसा कि आप जानते हैं उड़ते हुए ताबूत दुबई एयर शो में देखे गए हैं। 63,000 करोड़ बताया जा रहा है जो कि दुबई की फजाओं में ही
खत्म हो गया। जहां तक हम तेजास की बात कर रहे हैं, तो ये आप भी जानते हैं कि मेड इन इंडिया का ये आइडिया 85 में भारत ने इसे लॉन्च किया और तब से लेके आज तक भारत सिर्फ 40 तेजास ही बना पाया और उनको कहां जाकर लंगर अंदाज किया है, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अभी तक इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजूहात हैं? इंजन नहीं है, तैयारे तैयार हैं, मगर अब करना क्या है वो तो भारत की खुद समझ से बाहर है। आप देखिए कि एयर शो में जब ये इस्तेमाल हुए तो उसके बाद क्या मंजर पूरी दुनिया ने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तैयारे अडानीज या अंबानीज अगर शादी में तोहफे तोहफे के तौर पर ही देते हुए नजर आ जाएं तो फिर ठीक है, क्योंकि ये जंग लड़ने के काबिल अब रह नहीं गए। और अगर देखा जाए माजी में तो शायद भारत को ये दूसरी बार रीसेंट टाइम्स में एक बड़ी चपेड़ नसीब हुई है। मेरे साथ क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे बताएं कैसा देख रहे हैं आप ये जो इंसिडेंट पेश आया है दुबई एयर शो में, जहां सब देख रहे थे और भारत जो दावे करता था कि कौन से 8 तैयारे, और वो जो अमेरिकी सदर भी बताते थे, लेकिन अब की बात तेजास जो मेड इन इंडिया था, क्या फ्लॉप मुजाहरा किया उन्होंने अपनी महारत का। आपने कैसे देखा इसे? जी मुनीज़े, मैं कम से कम आई शो सिंपैथी विद द पायलट जिसकी बीच में डेथ हुई है, विद द फैमिली। एक प्रोफेशनल पायलट भीड़ चढ़ा है जी अपनी सियासत के, और भीड़ चढ़ा है अपनी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच की, एक स्टेट की जो अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा फ्यूचर का जॉइंट समझती है, मिलिट्री जॉइंट। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि एक ह्यूब्रिस अप्रोच है, जो ऐलानात इनके होते हैं, जो इनके क्लेम होते हैं, टॉल क्लेम्स मॉडर्नाइजेशन के, फ्यूचर प्लान्स के, ह्यूज मनी। तो ये, और दूसरा ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूज करप्शन जो वहां पर पाई जाती होगी। बोफर्स गन्स देख ले आप 83 में, चाहे राजेव के दौर में, उसके बाद राफेल तैयारों की खरीदारी देख लें, और उसके बाद अभी तक जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडर्नाइजेशन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सो देयर पॉलिटिकल टेररिस्ट आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, ये जब आपने अबानीज और अडानीज की बात किया, तो ये पॉलिटिक्स, इन लोगों का आपस में मेल जोल और डिफेंस को यूज करना, इसलिए तो वो फ्रिक्शन चाहते हैं अपनी डिफेंस इंडस्ट्री ताकि चलती रहे, हम इतने डिफेंस में प्रोक्योरमेंट्स करते रहे, हमारी करप्शन चलती रहे, सियासत चलती रहे, अखंड भारत का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो चलता रहे, और जो मीनिंगफुल लोग हैं इंडिया के अंदर, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनसे हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पूरे करप्शन के थ्रू एडवांटेज लेती रहे। तो देयर प्रोग्राम्स, उनकी मिलिट्री, उनके फ्यूचर प्लान्स, उनका जो भी है, इट हैज नथिंग टू डू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। गुरबत से नीचे अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वॉर मॉन्गरिंग जिस तरह करते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन भारत की जिल्लत अमेरिका क्यों उठाएगा? आप देखें कि पाकिस्तान ने बीजिंग के एयर चीफ को मुतासिर किया जब हमने उनके एम्यूनेशन के जरिए भारत को धूल जटाई। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर चाइना ऑल्सो। लेकिन अभी वो तेजाब जिसके लिए बात की जा रही है कि आपको इंजन सप्लाई करेंगे, वो तो फ्लॉप हो गया और वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका एक लॉस वाली जगह पर, या जहां से उसके सप्लाई करदा जो मटेरियल है उसके ऊपर पूरी दुनिया में ऑब्जेक्शन पैदा हो, वो उस मुल्क के साथ डील करे? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? जी देखिए, अमेरिकन जब भी सप्लाईज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग जरूर अटैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्लीन आपके हवाले चीजें कर देते हैं। वो जब भी आपको जो भी सप्लाईज करेंगे उसके कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स जरूर रखेंगे। हाँ, कुछ स्ट्रिंग्स लगा सकता है, कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट मेरी असेसमेंट ये है कि वो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि उसने अपना डिफेंस इंडस्ट्री का इक्विपमेंट बेचना है जी उसने। तो इट इज मोर ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स व्हिच विल कंपेल देम। बाकी ये जो एम्बेरसमेंट इंडियंस ला रहे हैं, जैसे राफेल की इन्होंने मार्केट को नुकसान पहुंचाया, यस, ये डिपेंड करेगा कि अभी इंक्वायरी में वो किस चीज को सामने लाते हैं, व्हाट इज द रीजन। ये पायलट एरर है, इंजन का है, ऑफ कोर्स इनकी डोमेस्टिक जो इन्होंने जो एवियोनिक्स है उसमें खराबी हुई है, क्योंकि ये ह्यूब्रिसली ये बड़ा वो बहुत बोलते रहते हैं कि हम बड़े इंडिजिनाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट हमेशा वेस्ट के ऊपर और अमेरिका के ऊपर ही रहेंगे। इट इज ऑल शरेड। इनके जो क्लेम्स हैं, इंडिजिनाइज चीजें कर ली है, हमने अपनी चीजें बना रहे हैं, वही फाइट करेंगे, वही लोग लड़ेंगे। इट इज ऑल टू एक्चुअली बेसिकली टू फूल देयर ओन पीपल।
अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि जो ह्यूज स्पेंडिंग है उसके ऊपर वो कोई क्वेश्चन ना उठा सके, इसलिए वो पाकिस्तान का थ्रेट क्रिएट करते हैं, आउटसाइड थ्रेट क्रिएट करते हैं कि जी हमें तो बड़ा खतरा है, हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, उसके लिए हमें जंगी सामान लेना है, चीजें लेनी है, इंडिजनाइजेशन करनी है, और फिर वही अबानीज अडानीज और ये वाले इंटरेस्ट जो है ना अपने करप्शन के वो बीच में आ जाते हैं। तो ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी वॉर परफॉर्मेंस पुलवामा में भी आपने देख ली, अभी नंदन को भी ये वो कहते हैं ना फ्लाइंग कॉफन्स कहा करते थे उन जहाजों को, उसमें उड़ाते रहे अपने बच्चों को, लड़कों को, पायलट्स को मरवा रहे हैं अपने इस इल इक्विप्ड इक्विपमेंट के बीच में जो बिल्कुल तैयार नहीं है किसी बैटल वर्दीनेस। इनकी एयरफोर्स की तो देयर इज नो बैटल वर्दीनेस, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि कन्वेंशनल डोमेन में वो इस पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करे, इसलिए तो वो फिर लैंडिंग स्ट्रिप पर लिया काबुल में जाके। जाहिद महमूद साहब, आपने जहां फ्लाइंग कॉफिन्स का जिक्र किया है तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, आपने भी जंग देखी, उसके बाद पाकिस्तान को जो पजीराई मिली, फील्ड मार्शल को जिस तरह सराहा गया, वजीर आजम पाकिस्तान को जिस तरह से मकबूलियत मिली, आप मुझे ये बताएं, आपने भारत के मिराज भी देखे, भारत के मिग भी देखे, भारत के राफेल भी देखे, फेल देखे यानी के, और आज आपने उनका तेजाज भी देख लिया कि कैसे वो फ्लॉप हुआ है। तो ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया बेवकूफ तो है नहीं जो बन जाएगी, लेकिन इंडियंस क्यों ये बात समझने से कासिर हैं कि इनके पास वो गट्स नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, और ये अपनी फोर्सेस को भी दाव पर लगाए बैठे हैं, जैसा कि इनके सीडीएस ने भी कहा था। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहब, जाहिद महमूद के होते हुए किसी की क्या मजाल के वो तेजे पे या तीजी पे बात कर ले, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप जो फरमा रही हैं दुबई एयर शो की बात कर रही हैं, दुनिया का माना हुआ शो, और सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, और वहाँ पर जो विक्रम सिंह पायलट था वो जहाज़ उड़ा रहा था, वो बाज़ाब्ता ट्रेंड आदमी था, और उसने 6 महीने बाज़ाब्ता इस जहाज़ की ट्रेनिंग हासिल की, और टॉप का वो अपने रैंक में जा रहा था, कोई आम आदमी नहीं था। लेकिन सवाल क्या हुआ, और 2 दिन पहले सारी फुटेज चल रही थी कि जनाब इनका तेल लीकेज कर गया, इनका त्यारा खराब है। अकल के अंधे हो, अगर तुम्हारा त्यारा खराब है तो तुम उड़ा के क्यों उड़ा रहे हो? हम इसको इस तरह कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि नानी ने शादी की, बुरा किया, करके छोड़ दी और बुरा किया। यहाँ से त्यारा ठीक करते या त्यारे को उड़ाते ही ना, उड़ा के तो इन्होंने गुनाह कबीरा कर दिया है। सवाल यह है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, जो करतब जहाज दिखाता है, अब साढ़े JF थंडर आई सी जो करके जो जिस तरह उन्होंने पलटियां लगाई हैं, तो वहां पर मौजूद मेरा एक शख्स है, वो कहता है आधे घंटे तक तालियां ही बजती रही कि वहां पर जो मुजाहरा हमारे शाइन कर रहे थे। अब सवाल ये है मुनीज़े, ये इनका जो त्यारा गिरा है, मैं समझता हूं कि ये मोदी का ये जवाल जो है ना, ये रब की तरफ से हो रहा है, और आने वाले दिनों में और ऐसे त्यारे गिरने हैं और इसको जलालत मिलनी है, और इसका बुरा दिन जो है मुनीज़े आगे। हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, आप मुझे बताएं, आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करते हैं? क्या भारत का जवाल शुरू हो गया है, भारत की डिफेंस फोर्सेस कोलैप्स कर गई हैं और वो सिर्फ मानने से इनकारी हैं? जी बिल्कुल, मैं शहजाद भट्ट साहब जो है वो बड़ा नजर रखते हैं जी, इनका अपना एक तरीक़ेकार है चीजों को कन्वे करने का, एंड आई एम बिग एडमायरर इनका। देखिए, भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो पॉलिटिक्स है और भारत की जो मिलिट्री एक्शंस है, वो क्या थे कि हम बहुत बड़ी सेकुलर कंट्री है, हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, हम बहुत बड़ी पावरफुल नेशन बन चुके हैं, दुनिया की वर्ल्ड पावर की हम कंपटीशन में आ गए, हम वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने तरने वाला है, कोई चीज नहीं है, नो बिग इशू। पाकिस्तान को कश्मीर, इनका पानी हम सब रोक देंगे, इनका जीना हराम कर देंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ मीनिंगफुल कंट्री। ये उनके एहसासात और जज्बात थे। इनकी जयशंकर की तकरीरें देख ले, जिस ह्यूब्रिस मोड में वो अपनी डिप्लोमेसी किया करते थे, क्या हुआ? इनकी डिप्लोमेसी, इनकी पॉलिटिक्स, इनकी मिलिट्री को दुनिया में कहीं लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिला, तो कहां लैंड किया? एक छोटी सी स्ट्रिप काबुल के बीच में, जहां पे इनका प्रॉक्सी फ्रेंड बैठा हुआ था, प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर सामने आए। इनकी पॉलिसीज, डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग होती तो ये निजर सिंह का मर्डर कनाडा में ना करवा रहे होते अपने प्रॉक्सीज के जरिए, ये गुरवंत सिंह का मर्डर ना करवा रहे होते, अमेरिका में प्लान ना कर रहे होते अपने प्रॉक्सीज और हायर। और इनकी अभी जहाज कौन से हैं? इनके जहाज हैं जी तालिबान, नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके जहाज हैं गैंग्स, बिश्नोई गैंग्स, इनके जहाज है जनाब, इनके अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को जो यूज करते हैं। एक मंकी इनका जहाज पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है
कुलभूषण यादव की शक्ल में। अब यही इसकी पॉलिसी है, यही इसका सेकुलर स्टेटस है, और यही इसकी बड़ी डेमोक्रेसी, और यही इसकी इकोनॉमिक पावर है। कमिलियन स्टेट जिसकी अब टेक्टिक्स नहीं रहा, पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत का ये दिस इज द नेचर, इसका कैरेक्टर बन चुका है इस तरह की हरकतें करना। नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री के साथ ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन में जिस बुरी तरीके से नाकाम हुआ, जिसको ये कहते जी 88 मिनट का ट्रेलर था, बड़ा जबरदस्त ट्रेलर था, उसी ट्रेलर के बीच में आपके 8 जहाज गिर गए, उसी ट्रेलर में आपके S-400 बिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए, आपके खत्म हो गया। उसी ट्रेलर के बीच में 129 टारगेट्स पाकिस्तान ने लिए और 26 तो अपने डिफाइंस हमने पाकिस्तान ने शो की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको घुटने पकड़ने पड़े, फिर आप चीखते रहे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए हमने जंग नहीं बंद करवाई, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के डिमांड नहीं किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों हमें रोजाना बेइज्जती करते हैं, आप क्यों नहीं रोकते उसको। तो कहने का मकसद ये है, अ स्मॉल स्टेट विद स्मॉल कैरेक्टर बिल्कुल अपने घुटनों पर आई हुई है, और अभी इसको फ्रिक्शन चाहिए अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, अपने अखंड भारत की और सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन के लिए इसको फ्रिक्शन चाहिए, इसको लड़ाई और जंग चाहिए, ताकि अपने लोगों को बेवकूफ बनाती रहे और इलेक्शन जीतती रहे और पावर में बैठी रहे। दैट इज द स्टेटस ऑफ दिस भारत का इस वक्त हो चुका है। एग्जैक्टली अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, और 63,000 करोड़ का ये एक तेजा था। खैर, मैं तैयारे की प्राइस की क्या बात करूं, वो जिंदगी जो उसके अंदर खत्म हो गई वो तो प्राइसलेस थी ना, उन्होंने इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा। लेकिन मुझे शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है अफगान मामलात के हवाले से। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे एक क्विक आंसर दीजिएगा, मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं, पीस टॉक्स हो नहीं पाए, खत्म हो गए, कुछ बेहतरी की जानिब नहीं हम बढ़ सके, और अब अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर तजारत के मुतबादिल रूट्स भी देख रहा है, और इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक मामला सामने आया डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब सेंड्रा जेनसन की जानिब से, और वो ये कहती हैं कि TTP बहुत बड़ा खतरा है खित्ते के लिए। तो मुझे बताएं कि आप इस स्टेटमेंट को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान तो बारहा ये मामला उठा चुका है अफगानिस्तान तालिबान रजीम के आगे कि आप इन्हें कंट्रोल करें, मगर वो तो करने से कासिर है। मगर अब अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात पहुंच चुकी है और अक़वाम आलम इसे नोटिस कर रहा है। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े, जो आप बात कर रही हैं यूनाइटेड नेशन की सेंड्रा जॉनसन की, उन्होंने तो वाज़ेह उन्होंने गाली मुका दी है ना। उसने तो सीधा कह दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया है कि तालिबान एक संगीन ख़तरा है, और वो तो ये कह रही है कि 6,000 जंगजुओं पर मुश्तमल जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TT है, वो इलाके में एक संगीन ख़तरा है। और ना सिर्फ ये खतरा आज पाकिस्तान के लिए है, बल्कि कल को पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और याद रखिएगा, आप साउथ एशिया इंडेक्स पर जाकर जरा X चेक कर लें, उसमें फॉर्मर जो CIA ऑफिशियल है ना, वो वाज़ेह तौर पर वीडियो आ गई है। वो कहता है इसराइली मोसाद जो है वो सिर्फ $100 लेकर ईरान में अफगानिस्तान के बंदों को भर्ती कर रहे थे। $100। अच्छा। मैं तो पहले पीट के मर गया हूं कि उनको जबान ही आती है या गोली की या डॉलरों की, और उनका रेट निकला, बड़ा ही दुख हुआ। $100 पे आके बिक गया सारा ही सौदा। अल्लाह माफी, तौबा तौबा। कोई नो कमेंट। आखिर ना ये जो खबर है इसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हमें तफसीली तौर पर बात करनी है, लेकिन वक्त की किल्लत है। हम अगले सेगमेंट में इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं जाहिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अफगानिस्तान के साथ जो मामलात भारत के चल रहे हैं, अफगानिस्तान के अपने अंदर की जो सूरत हाल है, और ये जो सिक्योरिटी मामलात हैं TTP को लेकर वो अक़वाम आलम में पहुंच चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच चुके हैं, इस पर तफसीली तौर पर करेंगे बात, और IMF के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है। लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई एयर शो में भारत का तेजा गिरकर तबाह हो गया, और वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। मैं ये कैसे कर सकती हूँ कि इस मौजू के ऊपर हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी राय ना लूं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस सेगमेंट में हमने बात करनी है अफगान तालिबान के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर से अफगान तालिबान का जिक्र आया है कि किस तरह ये खित्ते के अमन के लिए खतरा है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही साथ IMF की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है और उसके अंदर जो 15 निकात हैं वो भी काफी ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। देखना यह है कि अगर पाकिस्तान उन 15 निकात के ऊपर अमल नहीं करता तो क्या पाकिस्तान सिक्योर कर पाएगा IMF की जो डील है।
इस पर कई सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया हारून शरीफ साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, साथ चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड भी रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी हम तेजास पर ही बात कर रहे थे आपकी शमूलियत से पहले, तो मुझे ये बताएं कि तेजा गिरने के साथ साथ भारत का जो शेयर है मार्केट में वो भी गिरा है, और ये शेयर गालिबन 2.6% के करीब आकर गिरा है, और कंपनी है इंडियन एरोनॉटिक्स। तो मुझे बताएं, आप कैसा देख रहे हैं कि एक तो डिफेंस वीक, उसके बाद इकोनॉमी पर भी असरअंदाज हो रहा है? सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान जो मुतबादिल ट्रेड रूट्स के ऊपर गौर कर रहा है इंडिया के साथ मिलकर, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बिल्कुल भी एरोनॉटिकल या एविएशन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जहाज गिरा है, तो जो एरोनॉटिकल कंपनी है उनके शेयर्स क्रैश करना एक नेचुरल फिनोमेना है, और इंडिया को इसके मतलब सोचना पड़ेगा कि अगर वो दुनिया की मार्केट में आना चाहते हैं तो दे नीड टू मेक मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन दैट। तो एक परसेप्शन है, एक इमेज है, जिससे मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, देखिए अफगानिस्तान दोनों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उनकी इकोनॉमी 80% बहुत सालों से एड फ्लोज पे चल रही थी। अब एड फ्लोज बंद हो गए हैं, और अगर वो लैंडलॉक्ड रहते हैं तो उनके पास जो ना तो इस वक्त सैलरीज देने के पैसे हैं, इकोनॉमी को बहुत सीरियस शॉक्स लग रहे हैं। उस सूरत हाल के अंदर जो ऑल्टरनेट रूट ढूंढना तो उनकी मजबूरी है अगर पाकिस्तान से ताल्लुक खराब रखते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट रूट बनते बहुत लंबा अरसा लगता है। ये कोई ऐसे नहीं होता कि एक बना बनाया रूट है, बिकॉज उनका रूट चाबहार के थ्रू है, चाबहार वाला रूट हैज अदर ट्रबल्स। सो अफगानिस्तान एक्चुअली इकोनॉमिक सेंस में इस वक्त एक डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है। मुझे ये नहीं समझ आता कि उस डिस्ट्रेस को ठीक करने के लिए वाई डोंट दे रियली पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, और हम लोगों के साथ कोई वर्केबल सोल्यूशन के ऊपर बात करें। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा। मेरी सिंपैथी अफगानिस्तान के अवाम के साथ है, जो एक उनकी हुकूमत की पॉलिसीज जो कि उनको पुश कर रही हैं एक बहुत स्वेयर पॉवर्टी ट्रैप के अंदर, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और पाकिस्तान से ट्रेड रुकने का एक मेजर इंपैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। जी, अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं, आप भी देखते हैं कि एशिया जो है वो फ्यूचर है, वर्ल्ड फ्यूचर है, और सीपैक भी हमारे सामने है, किस तरह पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में इंडिया अगर ऑल्टरनेट प्लान कंसिडर कर रहा है, वो भी अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री के साथ मिलकर, तो क्या हासिल किया जा सकता है इसमें से? वेयर एज, या तो फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें चाइना और पाकिस्तान को वो एक्सक्लूड कर रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? जी, इट्स नॉट वर्केबल। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुकी है। ये कोई थोड़ा बहुत एक टेम्पररी इसके अंदर कुछ डाइवर्जन हो सकती है ट्रेड की, बट एक नेचुरल है। पाकिस्तान की कनेक्टिविटी चीन से बन चुकी है, चीन आगे कनेक्टेड है। अफगानिस्तान का डिस्टेंस वाइज पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंसेस से बात बनती है, तो इवेंचुअली तो उन्होंने इसी तरफ जाना है। लेकिन अभी क्योंकि एक जो ग्लोबल पावर कंपटीशन है उसमें इंडिया को अमेरिकन पोज कर रहे हैं टू थ्रेटन चाइना, वो उस लिए ये डाइवर्जेंस क्रिएट करते रहते हैं। मैंने इस पे 7-8 साल काम किया है खित्ते के अंदर कनेक्टिविटी के ऊपर। इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। कोविड के बाद जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ट्रेड रूट्स जो उसकी कॉस्ट और इंश्योरेंस और चीज़ें वो फिर आपकी प्रोडक्ट्स को अनवायबल कर देती हैं। इंडिया को भी सेंसिबल काम करना चाहिए कि बजाय इसके खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो काम करे। हमें उनको चाहिए कि अपना जो करंट रूट्स हैं उसके ऊपर डायलॉग की टेबल पर आए। लेकिन अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि इंडिया हैज अ राइट कि वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे? अफगानिस्तान हैज आल्सो द राइट कि वो चाहे तो भारत के साथ ट्रेड करे, मगर ये अंडरस्टूड बात है कि वो बीच में से पाकिस्तान को एलिमिनेट कर नहीं सकते। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये उनका मुस्तकबिल हो नहीं सकता। तो वो हालात का या सारी चीजों का एक एनालिसिस करके फिर
ये फैसला कर रहा है तो ये तो एक इंतहाई अहमकाना डिसीजन हो सकता है अफगानिस्तान के लिए। भारत की तो हम बात ही नहीं करते ना। जी देखिए, ये एक सियासी ऑप्टिक्स की भी बात है, लेकिन मैं तो एज एन इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी आजकल लॉन्गर रूट्स और एयर रूट्स की बनती नहीं है, और पाकिस्तान के थ्रू ही ट्रांजिट सूट करता है। उसके लिए लोगों को टेबल पे आना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा मुझे इस खित्ते के अंदर कोई वायबल चारा नहीं दिखता। हाँ, सियासी बुनियाद के ऊपर अगर आपने कुछ मूव करनी है, डिस्टेबलाइजेशन करनी है, या कुछ वेव्स क्रिएट करनी है टेम्पररी, उसकी एक टैक्टिकल मूव हो सकती है, लेकिन इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस मुझे नहीं समझ आती। अरुण शरीफ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, IMF की जानिब से जो 15 निकात रखे गए हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ मुश्किल सिचुएशन में मौजूद है, और उन तमाम निकात पर अगर पाकिस्तान मिनवान अमल नहीं करता तो पाकिस्तान कुड बी इन हॉट वाटर्स? जी, जहां तक IMF ट्रांच का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान विल बी इन हॉट वाटर्स। हाँ, एक पाकिस्तान का अपना एक इशू है, एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है जिसने मेजर इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस को हाईलाइट किया है। पाकिस्तान को उसके ऊपर एज ए प्रायोरिटी बिल्कुल एक्शन करना चाहिए। मुझे ज़्यादा डर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का है कि इस तरह की रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स अपना हाथ रोक लेते हैं। तो हमें तो इस एजेंडे पे काम करना है। जहां तक ट्रांच है वो डिले तो हो सकती है, लेकिन हमने मेजर टारगेट्स बाकी अगर मीट किए हुए हैं, मैं उस साइड से काम करता रहूं। बट डायलॉग का प्रेशर बढ़ेगा यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले डिले किया है ये रिपोर्ट पब्लिक करने में। ट्रेडिशनली ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती, क्लाइंट और लेंडर आपस में बात करते हैं। इस दफा पब्लिक हो गई है, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है। एक हमारी स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं, उसको दूर करना, हमें बिल्कुल उसको तरजीही बुनियाद पे उस पर काम करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बाकी लेंडर्स का कॉन्फिडेंस रिवाइव किया जा सके। सर, साथ ही साथ एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर करप्शन और गवर्नेंस की आप बात करें तो फिर आपको क्या लगता है कि इन दोनों एतबार से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और अभी आज हम कहाँ खड़े हैं इसको लेकर? ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग में है। वो इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस जो दुनिया में आ रही है उसकी तरफ नहीं सोच रहे हैं। उनका हिस्टोरिकली, क्योंकि हमें बेल आउट्स मिलते रहे हैं, टाइम बदल गया है। हमें मेरिटोक्रेसी को देखना है, हमें इदारों को डेलीगेट करनी है पावर्स। हुकूमत सेंट्रलाइज नहीं कारोबार चला सकती। तो हमें एक मेजर रिफॉर्म्स और हमें अच्छे माइंड्स और एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जो ले जा सके। ये ब्यूरोक्रेसी और करंट पॉलिटिकल एलीट के बस का रोग नहीं है। हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और इदारों के ऐसे हेड्स लगाने पड़ेंगे जिनके ऊपर मार्केट एतबार करती हो, और बहुत बड़ा रोल एक टेक्नोलॉजी का है। वही बात आपने की जो हमेशा जा रही है कि अगर सिस्टम को स्टेबलाइज करना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी और सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो तरजीह नहीं देनी है। स्टेट इंटरेस्ट है जो मैटर करता है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि अब की बार हसूल आसान हो जाएगा, IMF को कन्विंस कर लिया जाएगा? जी मुनीज़े मोइन साहबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। जिस IMF रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो 186 सफ़ात पर मुश्तमल है, और IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी GCDA आसान ज़बान में एब्रीवेशन में रिपोर्ट जारी की है, जो कि इसमें तकरीबन 15 निकाती इस्लाहात एजेंडा शामिल किया है। अच्छा, अब अगर आसान ज़बान में बात करें तो इसमें करप्शन की बात भी उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में की है, और उन्होंने हमारे बाबाए कायद आज़म साहब को भी कोट किया है कि कायद आज़म मोहतरम साहब करप्शन पर क्या कहते थे और उसको पसंद नहीं करते थे। IMF सिखा रहा है हमें कि बाबा कायद आज़म क्या फरमाते थे। लेकिन मैं अगर आपको करप्शन की हवाले से देखूं तो एक फिगर आया है 5300, 5300 अरब रुपए ये नैब ने निकाले हैं 2 साल में। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल में नैब ने अगर 5300 अरब रुपए निकाले हैं तो जनाब बाकी फिर कितनी लंबी करप्शन होगी
सिर्फ 2 साल में तो नैब रिकवर कर चुका है। अच्छा, साथ साथ वो 3 माह की ताखीर के बाद बहरहाल ये रिपोर्ट पेश हुई है। और इसमें मसला असल में क्या मसला ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आइंदा इजलास में 1.2 अरब डॉलर की 2 किस्तें जो है उनकी मंजूरी IMF ने देनी है। लेकिन असल बात मैं आपको उलझा ना दूं, 1.2 अरब डॉलर, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और जनाब 5,300, और यार 5,300 अरब रुपए होते कितने हैं? 5,300 अरब रुपए इतने होते हैं अपनी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा स्कूल, सड़कें, कॉलेज, अस्पताल, ये सारा जो पंजाब का बजट बनता है 1 रुपया भी नीचे ऊपर नहीं। एग्जैक्ट पंजाब का जो बजट है पूरा सालाना बजट वो 5,300 अरब रुपया, बिल्कुल वही करप्शन है जितनी नैब ने रिकवर की है 5300। और नहीं, अभी मुझे बात मुकम्मल करने दे, अभी नहीं मुनीजे, अभी ऐसे नहीं, स्टडी की है तो फिर मजा पूरा लेना। आज फिर 5,300 में आपको समझाऊंगा होते कितने हैं। 5,300 अरब रुपए जो है वो पंजाब का सालाना बजट है। और ये जो 5,300 सालाना बजट है, ये अगर आप इसको तकसीम करें ना तो 1.5 लाख रुपया हर पाकिस्तानी शहरी को मिल सकता है। एडे वडे पैसे ने 5,300। और आखिरी 3 बातें और सुन ले मुनीज़े मोइन साहबा, ये सारी बातें जो साहब 2,57,000 का तो मकरूज है हर पाकिस्तानी बच्चा, या वो बच्चा जो इस मुल्क में पैदा हो रहा है। और आप जो मुझे एक 4 डिजिट का नंबर दे रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये ना बताएं, ये तो सिर्फ रिकवरी है। आप मुझे वो बताएं कि जो भी मंजर आम पर भी नहीं आ रहा, वो पैसा जो कि हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और वो करप्शन की मद में पता नहीं कौन कौन से इदारों की जेब में जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए गवर्नेंस कब काम करेगी? आप पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, चले पंजाब हुकूमत की बात कर लें, मुझे बताएं कि सिस्टम ठीक कौन करेगा? देखे मुनीजे, आप समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रही हैं कि प्रोग्राम कर रही हैं? कभी आप IMF का गेंद लेके चल पड़ती हैं, कभी आप करप्शन की बात पे चली जाती हैं। एक बात करें जिसका सवाल का जवाब मुझसे ले। आपने मुझसे IMF का सवाल का जवाब लिया, तशनीगी दूर हो गई है आपकी? अगर हो गई है तो फिर मैं उससे चला जाता हूँ। ठीक है शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप IMF की रिपोर्ट पर बात करते हुए पंजाब हुकूमत और CM पंजाब का जिक्र ला सकते हैं, तो मैंने तो सिर्फ IMF की रिपोर्ट में जो जिक्र है उसी पर बात की है। मैंने तो क्या जिक्र है? सवाल रखा ही नहीं। किस चीज का जिक्र है? मुझे करप्शन और गवर्नेंस के बारे में बताएं। ये करप्शन कैसे ठीक होगी, गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? इसका IMF की रिपोर्ट से कोई तल्लक नहीं, ना लिखा हुआ है। ये 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडा है जो उन्होंने आपको कहा है कि आप इससे ठीक करें, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह फख्र फील करना चाहिए कि यही तो पॉलिसी इस वक्त मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की है। यही तो चीज है जो वो कर रहे थे, जहां से टिप आई है। और हुकूमती जो हल्के हैं वो ये रिपोर्ट, इसी को तो इस्लाहात कहते हैं, वो ऑलरेडी यही काम कर रहे हैं जो IMF कह रही है। अब IMF ने जो चीज की है वो मंजर आम पर आ गई है, वो क्लियर कर दी उन्होंने बात। लेकिन सवाल मुनीज़े यहां पर यह है कि ये जो आप बात फरमा रही है ना, इस रिपोर्ट में यह भी फिर लिखा हुआ है कि साबका हुकूमत में जो शुगर स्कैंडल हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दरामदात बरामदात ये हुई, ये सारी चीजें पिछले दौर में भी हुई, इस दौर में भी होती होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो इसको ठीक करने का वक्त आ गया है कि हम तनकीद बराए तनकीद से बाहर में और तनकीद बराए इस्लाह करें। मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे मुनीज़े, सब पढ़े जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाहात के जरिए मुल्क में जो बेहतरी है वो लाई जाए, तरक्की लाई जाए, तो उसके लिए करप्शन का खात्मा करने की जरूरत है। और जैसे हारून शरीफ साहब बता रहे थे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमें बनानी है। हम नहीं बात कर रहे पंजाब की, बलूचिस्तान की, KP की, सिंध की, हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ही बात करनी है। और पाकिस्तानियत के तहत हम सबको मिलकर काम करना है। इसके लिए हमें शहबाज शरीफ साहब को, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अगर दुनिया में मकबूलियत मिली है, सो दिस इज द टाइम कि अब हम अपने मुल्क का किबला मईशत के एतबार से भी दुरुस्त करें। और आने वाले वक्तों में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। पाकिस्तान इस खित्ते का गेम चेंजर साबित होगा। मुझे इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।